देखो मतलब जो हमारा ठोसों का प्रसार में पहला पॉइंट है तुम्हारा जल का त्रिक बिंदु। अब जो जल का त्रिक बिंदु होता है वो सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा टफ चीजें नहीं है कि जल की एक ऐसी अवस्था जब जल कैसे 3 अवस्था होती है जल की, ठोस द्रव गैस। कैसे? मतलब ठोस के रूप में बर्फ, गैस के रूप में वाष्प और द्रव के रूप में जल, लिक्विड एक तरह से। तो जब तीनों के तीनों परस्पर उसमें साम्य अवस्था में हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु। फिर से एक बात समझे, जल की तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव गैस यानी कि जल बर्फ और वाष्प, तीनों की तीनों उसमें साम्य अवस्था, उसमें साम्य अवस्था बोलते हैं कि वो बर्फ को जल में बदल सकते हैं और जल को वाष्प में बदल सकते हो, या वाष्प को जल में और जल को बर्फ में बदल सकते हो। तो उस बिंदु को बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तापीय प्रसार की। देखो बहुत छोटा सा फिनोमेना है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, मेरी बातों को सुनते रहना और अपने दिमाग में सेट करते रहना। आप थ्योरी खुद बना सकते हो, रटवाने की बात नहीं है। देखो जो तापीय प्रसार होता है इसका मतलब ये होता है जब हम किसी भी द्रव को, ठोस को, गैस को टेम्परेचर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस आप लोगों को एक चीज पता है कि सबसे पहले इस यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए, उनसे मिलकर बना हमारा नाभिक, नाभिक से क्या, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर गति करते हैं तो क्या बना परमाणु, परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु। ठीक है, और अणुओं से मिलकर बनता है पदार्थ, और पदार्थ की आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठोस द्रव गैस। वैसे प्लाज्मा भी होती है, बोस आइंस्टीन भी होती है। अभी तक जो साइंटिस्टों ने खोजी है वो 15 स्टेट खोज चुके हैं अभी पदार्थ की, लेकिन बस हम लोगों को केवल 3 ही पढ़नी होती है। 3 में कभी कभी 4 पढ़ लेते हैं जब आप अपर लेवल पर जाते हो। ठीक है, फिलहाल हम ठोस द्रव गैस की बात कर रहे हैं। तो तापीय प्रसार का मतलब होता है जब किसी भी आप सबस्टेंस बोल रहा हूं मैं, पदार्थ, जब किसी भी पदार्थ को आप ताप देते हो तो उनके जो मोलिक्यूल हैं यानी कि जो अणु हैं उनके बीच में दूरी बढ़ती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास कोई ठोस चीजें हैं तो ठोस को आप जैसे टेम्परेचर दोगे तो वो थोड़ी दूर दूर होने स्टार्ट हो जाएगी, द्रव के रूप में बढ़ जाती है। द्रव को दोगे तो गैस के रूप में बन जाती है, गैस को दोगे तो प्लाज्मा बन जाती है। इट मीन्स आपको ये समझना होगा कि अगर आप किसी भी पदार्थ को ताप देते हो तो उस पदार्थ के जो अणु हैं, अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाती है, जिस कारण उस अणु का, उस पदार्थ का प्रसार हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं तापीय प्रसार, क्योंकि टेम्परेचर के कारण प्रसार हुआ है। सही है, फिर से तापीय प्रसार क्या होगा कि किसी पदार्थ को तापमान देने पर उस पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और इस घटना को क्या बोलते हैं हम, तापीय प्रसार बोलते हैं। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ठोसों का प्रसार, यानी कि हम ठोस में प्रसार पढ़ रहे हैं, ठोस में प्रसार पढ़ रहे हैं। एक चीज नोट करके लिख ले कि क्या कोई भी पदार्थ है, कोई भी इस यूनिवर्स में, चाहे तुम हो, मैं हूं, हर कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ को ताप देने पर या तापमान बढ़ाने पर उस पदार्थ का आयतन बढ़ता है। इसे इंपोर्टेंट करके लिख ले भाई इस चीज को, कि किसी भी पदार्थ को ताप देने पर उस पदार्थ का आयतन हमेशा बढ़ेगा, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, हम यहां एक कुछ देर के लिए पानी आएगा, जल, और जल को असामान्य प्रसार बोलते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जल का असामान्य प्रसार है कि जल को 0 से 4 डिग्री तक सेल्सियस, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि हर एक चीज, किसी भी पदार्थ यानी कि हर एक चीज को ताप देने पर यानी कि ताप बढ़ाने पर उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जल एक ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि अगर आप उसे 0 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर दोगे तो उसका आयतन कम होता है, और 4 डिग्री से ऊपर जाने पर आयतन बढ़ता है, यानी कि थोड़ा सा उसमें
कमी है, तो उसे बोलते हैं जल का असामान्य व्यवहार। क्योंकि सामान्य व्यवहार जब मैंने आपको बता दिया कि सर जी आप किसी को भी टेम्परेचर दोगे तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जल जो है वो 0 से 4 डिग्री तक, 0 से 4 डिग्री तक उसका टेम्परेचर क्या होता है, नहीं बढ़ता। सही है। तो मतलब अगर हम बात करें इसी की, यार मैंने जैसे आपको लिखवाया कि किसी भी पदार्थ को तापमान देने पर उसका आयतन बढ़ता है, तो जल का भी बढ़ना चाहिए, लेकिन जल का नहीं बढ़ता। तो कुछ बंदे अपवाद होते हैं। सही है। ऐसे ही जल है, जल अपवाद है, थोड़ी देर के लिए बस उसे 0 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर दोगे तो क्या करता है वो तुम्हारा, उसका आयतन कम होता है। जैसे 4 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर दोगे तो उसका आयतन बढ़ना फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं जल का असामान्य व्यवहार। ठीक है। अब ठोसों के प्रसार में, यानी कि ठोसों का जो प्रसार होता है वो 3 टाइप से होता है, 3 टाइप से। पहला रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय या पृष्ठीय प्रसार, और फिर तीसरा आयतन प्रसार। तीनों की अलग अलग कंडीशन है। अगर हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसमें लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई और ऊंचाई के कंपैरिजन, लाइक सपोज दैट हमारा मार्कर, इसमें लंबाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई भी कम है और इसकी ऊंचाई भी कम है, तो ऐसे पदार्थों में होता है रेखीय प्रसार। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसमें लंबाई हो, जैसे लाइक हमने मान लिया कि एक छड़ है और ये L लंबाई की है, आप इसे टेम्परेचर दोगे, जैसे आपने ताप दिया तो इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, ये हमने मान लिया डेल्टा L की वृद्धि होगी इसमें। फिर से सुन लो, अगर कोई आपके पास, तुमने देखा होगा यार, जैसे लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ को आप गर्म करोगे थोड़ी सी वो फैल जाती है। ठीक है, छड़ की बात कर रहा। अगर कोई आपके पास ऐसी वस्तु है जिसमें केवल लंबाई, यानी कि लंबाई हो कंपैरिजन, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई की अपेक्षा, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई के कंपैरिजन उसमें लंबाई ज्यादा, तो कहेंगे भाई ये तो लंबाई है इसमें, तो लंबाई के कारण होता है रेखीय प्रसार, जिसकी लंबाई में बस वृद्धि होती है, तापमान देने पर केवल लंबाई में वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं रेखीय प्रसार। ठीक है। होगा क्या, एक हमारे पास छड़ है लंबाई की, इसे आपने ताप दिया, जैसे ही ताप बढ़ाया आपने तो इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकती है। ठीक है। लंबाई में जैसे ही वृद्धि हुई है तो उसको हम बोल रहे हैं रेखीय प्रसार, कि केवल एक रेखा में वृद्धि हुई है। दूसरा क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार तब बोलते हैं अगर हमारे पास कोई आयत के रूप में वस्तु है, आयत के रूप में, यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। जैसे ये आयत हो गया तो आयत के रूप में, ठीक है, इसकी लंबाई मान लीजिए आप, और ये तुम्हारी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई मान लीजिए। ऊंचाई नहीं है इसमें क्योंकि ये 2D डायग्राम है, ये 1D था, इसमें केवल लंबाई थी, इसमें 2D डायग्राम है। अगर आप से भी बोल सकते हैं 2D द्विविमीय शेप की जो आकृति है उसमें क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार या लंबाई पृष्ठीय प्रसार, क्योंकि इसके पृष्ठ में वृद्धि हो जाएगी बस। अगर आप इसे ऐसी एक वस्तु जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो, कंपैरिजन इसकी मोटाई, जैसे लाइक है आपका बुक आप देख सकते हो, बुक में क्या होगी तुम्हारे पास, इसकी लंबाई है चौड़ाई है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम है, होगी तो लेकिन कम होगी। तो कंपैरिजन हम करें जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, उसमें क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी। लंबाई गुना चौड़ाई को क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रफल, इसलिए हम बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार। यानी कि एक ऐसी आकृति जिसमें जो आयताकार होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है ऊंचाई के कंपैरिजन, ऊंचाई की अपेक्षा, तो उसमें क्या होता है, हमारा क्षेत्रीय प्रसार होता है। सही बात है। अब अगर हम बात करें आयतन प्रसार की, तो आयतन प्रसार आपने 3D डायग्राम देखा होगा, क्यूब, घन, तो जो वे घन होते हैं वे ही क्या होते हैं आपके पास, तो मतलब अगर आपके पास जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे घन के रूप में होता है ना, तो इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी ऊंचाई। आपको इसे पुट कर सकते हो कि आपने मान ली ये तो लंबाई मान लिया आपने, ये पिछले वाली आपने मान ली चौड़ाई, और ये जो ऊपर वाली है हमारी है ऊंचाई। क्यूब के रूप में जो मिलती है वो क्यूब के रूप में आपने देखी हो ऐसे घुमाने वाली, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या बनती है, आयतन, तो सब बोलते हैं आयतन प्रसार।
फिर से रेखीय प्रसार उस आकृति में होगा जिसमें केवल लंबाई होती हो या केवल चौड़ाई या केवल ऊंचाई, और क्षेत्रीय प्रसार उस आकृति में होगा जिसमें, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार उसमें होगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हो। और आयतन प्रसार उसमें होगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ आपके पास एक ऐसी आकृति की वस्तु है जिसमें लंबाई केवल लंबाई है या 1D है, एक विमीय है, तो उसमें रेखीय प्रसार होगा। और आपके अगर आपसे पूछ रहा है कि लंबाई चौड़ाई दोनों है तो क्या होगा, तुम्हारा क्षेत्रीय प्रसार होगा। अगर बात करें हम क्यूब वाली यानी कि 3D डायग्राम की, तो उसमें क्या होगा, आयतन प्रसार। ठीक है, देखो मतलब जो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तुम्हारा रेखीय प्रसार गुणांक है, क्योंकि जो रेखीय प्रसार है उसमें क्या होता था, एक लाइन में होता था। तो हम पढ़ रहे रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट पढ़ रहे उसका गुणांक, उसे हम प्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो हमने मान लिया कि माना एल लंबाई की एक छड़ है और इस लंबाई को, यानी कि जो छड़ है इस छड़ को डेल्टा टी ताप देने पर, डेल्टा टी ताप देने पर इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी है, डेल्टा एल। अच्छा मुझे एक चीज बताएं आप, अगर जितनी लंबाई की छड़ होगी भाई, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाओगे उतनी ज्यादा लंबाई में वृद्धि होगी, या जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उस पर वो लंबाई में वृद्धि डिपेंड करेगी। जाहिर सी बात है यार, अगर ये छड़ एल लंबाई की है, इतनी बड़ी है, इसे जितनी लंबी छड़ बनाओगे आप उतनी ज्यादा वृद्धि होगी। भाई छोटी सी छड़ की वृद्धि छोटी होगी, बड़ी की बड़ी होगी। और दूसरा किस पर डिपेंड कर रही हो, ताप पर। यानी कि जो हमारे पास लंबाई में वृद्धि है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, डेल्टा एल पर और डेल्टा टी पर। फिर से समझ लो भाई, दो चीजों पर डिपेंड करेगी। वो इसलिए डिपेंड करेगी क्योंकि जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाओगे तो डेल्टा एल का मान भी बढ़ेगा, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो भी डेल्टा एल का मान बढ़ेगा। इट मीन्स समानुपाती है हमारे पास, जो डेल्टा एल है वो समानुपाती है एल इंटू डेल्टा टी के। ये हमारे पास समानुपाती का निशान है, ये समानुपाती का निशान है, यानी कि ये निर्भर कर रही है लंबाई और डेल्टा टी पर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें समानुपाती का निशान हटा के, फिजिक्स का रूल है कि आप क्या लगाओगे यहाँ, समानुपात एक कांस्टेंट, तो वहां जो ये कांस्टेंट है वो डेल्टा एल इक्वल टू, यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो लगता है हमारे पास अल्फा, क्योंकि लंबाई में वृद्धि है तो वो लिख देते हैं हम अल्फा। देखो ये समानुपाती का निशान है, ये तुम्हारा अल्फा है। ठीक है, और ये बन जाएगा एल इंटू में डेल्टा टी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो अल्फा को हम यही छोड़ेंगे और ये बन जाएगा डेल्टा एल अपोन में एल इंटू और अपोन में डेल्टा टी। सही है, और ये हमारे पास आता है रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा दें तो इफ, यदि डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन तब जो अल्फा होगा वो होगा डेल्टा एल अपोन में एल। और इससे पहले भी तुमने पढ़ा था डेल्टा एल अपोन एल होता था हमारे पास क्या, रेखीय विकृति। रेखीय विकृति या हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी छड़ को 1 डिग्री तापमान देने पर छड़ की रेखीय विकृति को ही रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। सही है, यदि किसी छड़ को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे, ताप दे, तो जो छड़ का रेखीय विकृति होती है उसे क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो जो मात्रक होगा वो हम यहां से निकालेंगे कि अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपोन में एल इंटू में डेल्टा टी। अब ध्यान देने वाली बात है भाई, एल से तो एल का भी मीटर, इसका भी मीटर, तो इसका भी मीटर अपोन में इसका भी मीटर, और डेल्टा टी का सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपके पास बनता है 1 अपोन सेल्सियस। ये इसे बोल देते हैं प्रति सेल्सियस। क्या बोल देते हैं हम इसे, प्रति सेल्सियस। और बोल सकते हैं, या हम ऐसे बोल देख रहे हैं सेल्सियस इनवर्स, क्योंकि सी ऊपर चला जाएगा तो सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, अगर हम बात करें विमा सूत्र की, विमा की, तो देखो ये हम बात करें इसी फॉर्मूले से निकल लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपोन में एल इंटू डेल्टा टी। भाई एल की तो एल रहेगी, अपोन में एल की एल से एल कैंसिल, और टी की बनती है 1 अपोन थीटा, और थीटा ऊपर जाकर थीटा -1।
ये बन गया हमारा पोस्टमार्टम हुआ रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम क्षेत्रीय या पृष्ठीय प्रसार गुणांक की बात करें तो हमारे पास क्या आता था, हमारे पास डिजिट आती थी किसकी, उसकी क्या बोलते हैं हम, आयताकार वस्तु। आयताकार वस्तु होनी चाहिए जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो इसमें लंबाई मान ली हमने और ये हमने चौड़ाई मान ली, और हम ये ऑब्जर्व करके चल रहे हैं कि अगर इसको टेम्परेचर डेल्टा टी ताप देने पर वृद्धि इसके क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल तो ए होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, माना जो क्षेत्रफल है वो कितना है ए, और डेल्टा टी ताप देने पर डेल्टा ए वृद्धि हो तो बिल्कुल सेम ऐसे डेल्टा किस किस पर डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना बढ़ेगा, जितना तापमान ज्यादा होगा उतना ये बढ़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेल्टा ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा ए इंटू डेल्टा टी के। सही है। हम अगर यहां से निकल लें इसका मान, यानी कि समानुपाती का निशान हटाएंगे, तो समानुपाती का निशान हटाने पर यहाँ भी कांस्टेंट लगेगा, और वो कांस्टेंट लगता है बीटा। तो डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए इंटू में डेल्टा टी, और यहां से बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू में डेल्टा टी। ये बन गया इसका बीटा का फॉर्मूला। अब इसकी परिभाषा भी ऐसे दे सकते हैं, इफ यदि माना डेल्टा टी बराबर 1 मीटर, सॉरी डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा ए अपॉन ए क्या बनती थी, क्षेत्रीय विकृति या पृष्ठीय विकृति। तो क्षेत्रीय या पृष्ठीय विकृति को क्या बोलते हैं हम, पृष्ठीय या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहते हैं। परिभाषा आप खुद बना लेंगे। अगर हम बात करें मात्रक की तो ध्यान देना मात्रक पे, जब मात्रा निकल लूंगा ए का मीटर स्क्वायर अपोन में ए का मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, अपोन में डेल्टा टी बचता है। डेल्टा टी क्या होता है, प्रति सेल्सियस। तो प्रति सेल्सियस को जू का तू लिख देंगे हम, तो मात्रक क्या रहेगा, वही रहेगा प्रति सेल्सियस। ठीक है, सेम ही आता है। और जो विमा है, विमा भी सेम आए क्योंकि ए टू से ए टू कैंसिल हो जाएगा, टी बचेगा तो बच जाएगा थीटा माइनस 1 ही आता है इसमें भी। ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अगर हम बात करें आयतन प्रसार गुणांक की, ये फॉर्मूले याद रखते रहना। अल्फा की वैल्यू ये आई है, बीटा की आई है। अब जो गामा की निकाल लेंगे वो कैसे आएगी, हमारी एक घनाकार वस्तु की, और घनाकार वस्तु कैसी होगी हमारे पास, ये हमारे पास कोई घनाकार वस्तु है, इसमें क्या है, तुम्हारे पास लंबाई है, चौड़ाई है, और ये तुम्हारी ऊंचाई है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि इसका जो आयतन है, क्योंकि जो क्यूब होते हैं उसके आयतन होते हैं, तो हम ये मान लेंगे, माना जो आयतन है वो कितना है v, और डेल्टा टी ताप देने पर डेल्टा v वृद्धि, आयतन में वृद्धि इतनी हो तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है। तो वो बन जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा v समानुपाती v इंटू डेल्टा टी के। और जब समानुपाती का निशान रखते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आता है गामा, यहाँ क्या आएगा गामा, और गामा लिखने के लिए हम ये लिखते हैं गामा इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा डेल्टा v अपॉन v इंटू में डेल्टा टी। सही है। अब मात्रक की बात करें, मात्रक सेम v से v हो जाएगा तुम्हारा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो t का बचेगा प्रति सेल्सियस, सेम आएगा प्रति सेल्सियस। ठीक है, और विमाती है वही थीटा माइनस, तीनों को नोट कर लो आप लोग। देखो जो अल्फा बीटा गामा में जो आप संबंध निकालते हो ना, तीनों में रेशो निकालते हो, तो अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा वो आता है 1:2:3। और ये इतना ज्यादा पूछने को आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि अल्फा बीटा गामा में संबंध बताओ। तो अल्फा बीटा गामा में संबंध यही है कि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा इक्वल टू 1:2:3। सही है।